हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के थर्ड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और थर्ड टॉपिक क्या है? यूजेज ऑफ डू वर्ब। अब जानते हैं कि प्रीवियस दो टॉपिक का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जो लोग प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख लें, ताकि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में फंक्शन एंड यूजेस ऑफ डू वर्ब को पढ़ेंगे। फंक्शन और यूजेस जानने से पहले आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि डू फॉर्म कहने का मतलब है, दो कैटेगरी हैं इसके। एक तो डू और डज हो गए, दूसरा जो हो गया वो हो गया डिड। ध्यान रखनी है आपको यहाँ कि डू और डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है और डिड जो है वो सिंपल पास्ट में यूज़ होता है। एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है आपको, और वो ये ध्यान रखनी है कि डू जो यूज़ होती है वो V1 फॉर्म में यूज़ होती है, और डज जो यूज़ की जाती है वो V5 फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है, और डिड जो यूज़ की जाती है वो V2 फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। साथ में आप ये भी जानते होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल V1, V5 और V2 का ही यूज किया जाता है, ना कि डू, डज या डिड का। तो इसको याद रखिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहला रूल है टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेज ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। सिंपल सी बात है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही किया जाएगा। तो चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसे मैं बता दूं कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट में अगर बोले तो, और वहीं सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। तो ये अफर्मेटिव में होता है। इस स्ट्रक्चर को अभी याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, आगे मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर का जब नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू, डज और डिड का यूज कैसे किया जाता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर रहा, और स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। मतलब V1 या V5 के बदले में डू और डज का यूज़ किया गया, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है यूज़ कर लिया गया। ठीक उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में अगर आप ध्यान दें तो डू डज को सब्जेक्ट के पहले रखा गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ले आया है। तो इसे ध्यान रखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में बिल्कुल सेम है, सिर्फ डू डज की जगह क्या रखनी है, डिड रख देनी है, और इंट्रोगेटिव में भी डू डज के जगह डिड लगाते हैं। बहुत सिंपल है, ये बहुत आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। मतलब जब 4-5 क्लास में होंगे तो वही उस समय से ही पढ़ते होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे आप देख सकते हैं, ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। ये क्या है? डज क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। नॉट जो कि नेगेटिव सेंटेंस को बतला रहा है। इस तरीके से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में लिखा गया। उसी तरह से ही डिडंट वर्क, डज ही वर्क, डिड ही वर्क, जो इस बेस पर बनाया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें और 6 की बात करें, सी गेव मी अ पेन एंड दे वांट टू हेल्प मी, ये दोनों के दोनों इसमें डू का यूज़ नहीं किया गया है। ध्यान से देखिए, V2 फॉर्म तो है, लेकिन एक गेव जो है आपका
वो V2 फॉर्म में तो है लेकिन डू फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया है। वहीं अगर वांट देखें तो वांट तो V1 फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर इसके बदले में डू यूज़ नहीं किया गया है। क्यों नहीं यूज़ किया गया है? क्योंकि दोनों सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड रूल है टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब्स। मतलब कि जो आपने डू वर्ब के अंतर्गत 3 वर्ब पढ़े, ठीक है, तो उसका यूज करते हैं किस लिए? हम अदर वर्ब्स को अवॉइड करने के लिए। जैसे देख लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। जनरली इट इज़ यूज्ड इन रिप्लाइंग ऑफ एनी क्वेश्चंस। जैसे कोई क्वेश्चंस कर रहा है तो उसका आंसर देते समय हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो सिर्फ डू वर्ब को छोड़कर बाकी अन्य जो वर्ब होते हैं उसको हम अवॉइड करते हैं और उससे भी सेंस निकल कर आ जाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है डू या डज लगाकर, और तो उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? तो यस या नो में प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ आपके नॉलेज के लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 तरीक़ों के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होती हैं वो 2 तरीक़ों के होते हैं। पहला जो होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें आपको ये 1 वर्ड या 1 लाइनर या आपको विथ एक्सप्लेनेशन आंसर करने होते हैं। लेकिन वही दूसरे कैटेगरी जो हैं वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, जैसे डू वर्ब मैं यहाँ लिख देता हूँ, या बी वर्ब भी हो सकता है या हैव वर्ब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम डू वर्ब का यूजेस पढ़ रहे हैं, सो डू वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे। अब कोई भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से यदि कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है, कोई सेंटेंस स्टार्ट किया गया है जिससे क्वेश्चन का सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब उसका जो जवाब होगा वो सिर्फ यस या नो में होगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं डू यू लाइक दिस पेन, डू यू लाइक दिस चैनल, आपका आंसर यह होगा यस और नो, यही दोनों में से आंसर हो सकता है। तो चलिए वही आंसर यहाँ पर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यस नो, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद डू या डज लगाकर आंसर दिया जा रहा है। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले सिंपल पास्ट में भी देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में जब डिड लगा कर क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका आंसर भी यस और नो में सिर्फ डू डज की जगह क्या कर देंगे? डिड लगा देंगे। सेकेंड रूल इसी में देखते हैं, जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तब हम इस डू वर्ब का यूज़ किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन टैग बनाया कैसे जाता है, तो चलिए देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब देख सकते हैं कि डू यू नो ही क्वेश्चन किया गया। चलिए देख लीजिए, इस पैटर्न पर है बेस, डू यू नो ही, आंसर क्या मिल रहा है? यस आई डू। मतलब क्या है? वो एग्री कर रहा है ना। वर्ब जो नो है उसको मैंने क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। चलिए ठीक उसी तरीके से देखते हैं, सी सिंग्स वेल, क्वेश्चन अराइजेस है, यस सी डज। यू मेट हिम, डिडंट यू। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग के फॉर्म है। एक बात मैं समझा दूँ कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, जरा से इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, ये कोई स्टेटमेंट है, जैसे ये है यू मेट हिम, तो सबसे पहले करते क्या है कि जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग मतलब टैग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन राइज कर, तो इसके बाद जो हम टैग लगाएंगे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कैसे? हम जानते हैं कि सबसे पहले वर्ब को देखेंगे। वर्ब क्या है? मीट। तो हम इसके ऑक्सिलरी वर्ब को चुनेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे कहाँ से? पता तो नहीं चल रहा। तो आप जानते हैं कि V2 में, और V2 के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डिड होती है। डिड लगा दिया। अब इसके बाद सेंटेंस देखना है निगेटिव में है या अफर्मेटिव में है। अगर अफर्मेटिव में है तो डिड के बाद नॉट लगाइए, और अगर निगेटिव में है तो डिड के बाद नॉट नहीं लगानी है।
तो चूंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसलिए हम डिड के बाद नॉट लगाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसलिए डिडंट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू मैंने लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। ऐसे हम एम्फैटिक के क्लास अलग से लेंगे, बस यहाँ पर समझाने के लिए आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है आपके सामने। रूल नंबर 3 क्या कहता है, टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ स्टेटमेंट। अभी ध्यान कीजिएगा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी कि अफर्मेटिव में यूज़ नहीं की जाती, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, अफर्मेटिव नेचर क्या करने के लिए, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो मैंने आपको एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले समझाई होगी, एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेस, मतलब जोड़ देना, मतलब एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज किस पर करेगा, तो जानते हैं आप अफर्मेटिव में कि V1 और V5 यूज़ होता है, राइट। V1 और V5 यूज़ होता है। तो V1 और V5 यूज जो होता है वो किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में। और V2 जो यूज होता है वो किस में यूज होता है, सिंपल पास्ट में, अफर्मेटिव में होता है। लेकिन जब इसी के आगे हम डू और डज लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दें और इसके आगे डिड लगाकर, मतलब इसके बदले में डिड लगाकर V1 फॉर्म अगर लिखें तो ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हम इस मेन वर्ब पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो ये है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका अफर्मेटिव जो होता है वो V1 और V5 यूज़ होती है। लेकिन जब एम्फैटिक बनाते हैं तो V1 के लिए डू लगाएंगे और V5 के लिए डज लगाएंगे और वर्ब का जो फॉर्म होगी वो V1 में हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से सिंपल पास्ट में भी यूज किए जाते हैं, बस डू डज के जगह पर सिर्फ क्या हो जाएंगे, डिड हो जाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आप एग्जाम्पल में ध्यान से अगर देख पाएँ तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस क्या है जो अफर्मेटिव में, आई एडमिट डैट आई वॉज रॉन्ग। यहाँ पर अगर ध्यान दे पाए आप तो एडमिट किस वर्ब फॉर्म में है, क्योंकि आई है तो आई के साथ V1 फॉर्म ही आता है, तो ये किस वर्ब फॉर्म में है, V1। अब जब एम्फैटिक स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम V1 को क्या लिखेंगे, डू प्लस V1, मतलब डू के बाद क्या हो गया, एडमिट हो गया। देख लीजिए बन गया एम्फैटिक। तो एम्फैटिक बनाने में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम एम्फैटिक बनाते हैं तो उसमें डू वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए हम सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर सीड लिखा हुआ है, वर्ब है जो। सीड किस वर्ब फॉर्म में है, V2 में। आप जानते हैं कि V2 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, डिड। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आपने लिख दिया तो ये क्या बन गया, एम्फैटिक बन गया। क्लियर। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 में पहुंचते हैं। इन द इम्परेटिव टू मेक अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन मोर परसुएसिव। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इन्विटेशन करते हैं। तो उसी को परसुएसिव बनाने के लिए हम डू वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। इन सच केसेस डू इज स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड, मतलब अभी हमने बताया कि आप जब कभी भी एम्फैटिक बनाते हैं तो एम्फैटिक में आप जब डू डज डिड का अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो क्या होता है, मेन वर्ब पर स्ट्रेस करता है, एम्फेसाइज करता है। तो वो क्या हुआ, स्ट्रांगली स्ट्रेस किया।
तो चूंकि आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होती है, इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है। जैसे कहीं आप कहोगे कि सर कैसे, आप समझा सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा हूँ कम हेयर, अब बताओ कम क्या है? V1 फॉर्म में है। अगर मैंने कहा सिट डाउन, तो ये क्या हुआ? सिट क्या है? V1 फॉर्म में। दूसरी बात आप इस तरह से समझ सकते हो कि यू जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस में अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। तो यू के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? V1 फॉर्म आती है। इसीलिए इसमें अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया? V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसको इम्फैटिक बनाओगे तो क्या बनाओगे? डू लगाओगे, क्योंकि V1 फॉर्म में V1 प्लस ऑब्जेक्ट करोगे, ये बन गया इम्फैटिक। तो बस ये एग्जाम्पल देख लो, बी जो है वो क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। और ये डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पर डू वर्ब जो है वो बी वर्ब पर क्या कर रहा है? स्ट्रेस कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है डू बी क्वाइट, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर रिक्वेस्ट को और भी परसुएसिव बनाया जा रहा है। किस वर्ब के कारण? तो सिर्फ डू वर्ब के कारण परसुएसिव बनाया जा रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और अगला एग्जाम्पल है ओहो डू कम, इट्स गोइंग टू बी सच फन। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कम V1 फॉर्मेट में है, और ये इसके पहले डू जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पर भी दे सकते हैं कि सिर्फ इन्विटेशन किया जा रहा है, लेकिन डू लग गया। अगर मैंने कहता कि कम, तो ये सिर्फ इन्विटेशन होता, लेकिन डू लगा दिया तो क्या हो गया? परसुएसिव, मोर परसुएसिव हो गया। मतलब उसमें जो विनम्रता है वो अधिक झलक रही है। तो इस तरीके से डू का इस तरीके से 4 तरीके से यूज किए जाते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। बस एक कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो पॉज कर करके, और आप इसके सही आंसर्स को चूज कर लेंगे पहले, उसके बाद मेरे आंसर से अब मिलाएंगे। मैं बता दूं अब कि इस आंसर इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो केवल और केवल कौन सा है? तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सही है। अब कहोगे कि सर फर्स्ट सेकंड 4 क्यों नहीं सही है? क्योंकि डज के बाद कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? V1, वांट्स लगा हुआ है, V5 फॉर्म में है, डेट मीन्स गलत हो गई। डज के बाद क्या आनी चाहिए? V1 फॉर्म, लव्स जो कि V5 है, गलत हो गई। डिड के बाद क्या आनी चाहिए? V1 फॉर्म जो कि केम क्या है? V2 फॉर्म में है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड एंड 4 क्या है? गलत है। चलिए मेक इम्फैटिक ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका इम्फैटिक कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी बताया कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे? देख लेंगे। जैसे हम एक बना कर दिखा रहे हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा तो कमेंट में आप ज़रूर डॉट जो होगी वो पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा? सी लुक्स ब्यूटीफुल। कुछ नहीं करना है, इसको हमें क्या करनी है? पहले लिख लेनी है सी लुक्स ब्यूटीफुल। क्या बोले थे? कॉमा लगा देने के लिए। उसके बाद वर्ब को ध्यान दीजिए, किस फॉर्म में है? V5 फॉर्म में है। इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज कर सकते हैं? तो डज हो जाएगा। क्या सेंटेंस निगेटिव है? नहीं है। तो जब निगेटिव नहीं है तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो डजंट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? सी है, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका यही आंसर हो गया। सी लुक्स ब्यूटीफुल डजंट सी। इस तरीके से इस सेंटेंस का एम्फैटिक बन गया। आप आगे ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में आप डॉट जो भी होंगे वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट होगी, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद। और इसे अगर वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।